नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस SOHS, सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड कार्यक्रम CFED, BNSL 040 प्राथमिक चिकित्सा में कौशल, खंड 1 व्यवहारिक मैनुअल 1, इकाई 11 घावों की देखभाल और ड्रेसिंग। 11.0 परिचय। घाव की देखभाल और ड्रेसिंग एक अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता को कुशलता से करने में सक्षम होना चाहिए। जैसा कि आपने घाव और रक्तस्राव के बारे में सिद्धांत पाठ्यक्रम के खंड 3 की इकाई 1 में अध्ययन किया है, आप पहले से ही जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के घाव होते हैं और उनसे निपटने के लिए प्राथमिक चिकित्सा देखभाल तुरंत दी जानी चाहिए। इस व्यावहारिक इकाई में हम घाव की देखभाल और घाव पर ड्रेसिंग करने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। 11.1 उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने के बाद आप सक्षम होंगे विभिन्न प्रकार के घावों की पहचान करने में, घावों से पीड़ित व्यक्ति का आकलन करने में, घावों को देखभाल प्रदान करने में, घावों की देखभाल करने में ड्रेसिंग का उपयोग करने में तथा घायल पीड़ित हेतु घाव की देखभाल और ड्रेसिंग करने के लिए प्रक्रिया लागू करने में। 11.2 विभिन्न घावों की पहचान करना। घाव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और ये विभिन्न विशेषताओं और लक्षणों द्वारा पहचाने जा सकते हैं। इस खंड में हम विभिन्न प्रकार के घावों की पहचान करने के बारे में चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के घावों की पहचान करना है। अपेक्षित सामग्री। आपको विभिन्न प्रकार के घावों की पहचान करने के लिए विभिन्न फ्लैश कार्डों की आवश्यकता होगी। आप विभिन्न प्रकार के घावों के लिए विभिन्न मामले परिदृश्यों पर चर्चा भी कर सकते हैं। प्रक्रिया। चरण 1। खुले घाव की पहचान करने के लिए आप देखेंगे कि त्वचा की ऊपरी या गहरी परतें घायल हो गई हैं। यह चोट रक्तस्राव से जुड़ी होती हैं। चरण 2। अलगाव की पहचान करने के लिए आप देखेंगे कि शरीर का कुछ भाग या कोई संरचना बल से अलग हो गई है या खींच ली गई है, जिसके कारण यह शरीर से कटकर अलग हो जाती है। ये भारी रक्तस्राव से जुड़े होते हैं। चरण 3। खरोंच अपघर्षण घाव की पहचान करने के लिए आप त्वचा की ऊपरी परत पर लालिमा के साथ एक बाहरी चोट देखेंगे। यह सतही होती है और इसमें कम या कोई रक्तस्राव नहीं होता है। चरण 4। उत्कीर्ण घाव की पहचान करने के लिए आपको भारी रक्तस्राव के साथ एक साफ घाव दिखाई देगा। चरण 5। विदीर्ण की पहचान करने के लिए आप असमान किनारों और भारी रक्तस्राव के साथ त्वचा का फटना मिलेगा। चरण 6। प्रकीर्ण घाव की पहचान करने के लिए आपको घाव जैसा छोटा परंतु गहरा छेद दिखाई देगा जिसमें कम रक्तस्राव होगा। चित्र 11.6। चरण 7। अंतर्वेधी घाव की पहचान करने के लिए आप शरीर के क्षेत्रों में गड़ी हुई अंतर्वेधी वस्तु को पाएंगे। वस्तु में एक बिंदु होता है जो अंदर गड़ जाता है परंतु दूसरी ओर से बाहर निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। जिस स्थान से यह निकलता है उसे निकास स्थान कहते हैं। चरण 8। गनशॉट बंदूक की गोली घाव की पहचान करने के लिए आपको निहित शरीर क्षेत्र में गनशॉट मिलेगा। इस घाव में एक प्रवेश बिंदु होता है और एक निकास बिंदु हो भी सकता है या नहीं भी जिससे बंदूक की गोली बाहर निकलती है। चरण 9। बंद घाव की पहचान करने के लिए आप देखेंगे कि त्वचा या उसकी गहरी परतें घायल नहीं हैं। त्वचा जुड़ी होती है परंतु आंतरिक रक्तस्राव और सदमे के संकेत मौजूद होते हैं। चरण 10। चरण 11। नील पड़ने की पहचान करने के लिए
आप त्वचा के टूटन के बिना परंतु आंतरिक रक्तस्राव के साथ बंद घाव को पाएंगे जो नील पड़ने का कारण बन सकता है। रक्तगुल्म हेमटोमा की पहचान करने के लिए आपको रक्तपूरित क्षेत्र मिलेगा जो आसपास के ऊतक पर सूजन और दबाव के साथ त्वचा या शरीर के ऊतकों के नीचे विकसित होता है। चरण 12 कुचलने वाली चोटों यानी क्रश चोट की पहचान करने के लिए आप देखेंगे कि नील पड़ना मसलन मौजूद है और कुछ हिस्से शरीर से कट गए हैं। यह खुला या बंद घाव हो सकता है और यह लंबे समय तक शरीर के प्रभावित क्षेत्र पर डाले जाने वाले बल का या शरीर को दो भारी वस्तुओं के बीच कुचल दिए जाने का परिणाम है। इस प्रकार उपर्युक्त चरणों में हमने अध्ययन किया कि विभिन्न प्रकार के घावों की कैसे पहचान की जाए। अगले खंड में हम चर्चा करेंगे कि घाव की देखभाल कैसे करें। आइए जारी रखते हैं। 11.3 घावों की देखभाल हेतु पीड़ित का आकलन। इस खंड में हम घाव से पीड़ित के आकलन के लिए कौशल सीखेंगे। उद्देश्य: पीड़ित का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य आकलन का संचालन करना और घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना है। अपेक्षित सामग्री: इस गतिविधि के लिए आपके पास एक वॉलंटियर होना चाहिए। हालांकि उसे समझाया जाना चाहिए कि मुद्रा बदलकर उन्हें एक विशिष्ट स्थिति में रखा जाएगा। प्रक्रिया: चरण 1, वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे अपनी पीठ के बल लेटने के लिए कहें। कौशल: वॉलंटियर को आराम से लेटना चाहिए। लेटते समय उसे अपने शरीर के किनारे दोनों हाथों को रखकर और दोनों पैरों को सीधा करके पीठ के बल लेटना चाहिए। चरण 2, नीचे दिए गए प्रवाहारेख के अनुसार आकलन का संचालन करें। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। कौशल: प्राथमिक आकलन करें और किसी भी रक्तस्राव, चोट, घाव की निगरानी करें तथा फ्रैक्चर हेतु जांच करें। स्थिति की आवश्यकता का पता लगाने के लिए जांच करें। चरण 3, घावों की स्थिति में घाव की देखभाल की प्रक्रिया करें। कौशल: इस इकाई की धारा 11.4 और 11.5 में घाव की देखभाल पर चर्चा की गई है। चरण 4, निष्कर्षों को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें तथा पीड़ित को स्थानांतरित करें। इस प्रकार इस खंड में हमने घटना और पीड़ित के आकलन के चरणों को सीखा जब आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हुई है और जब आपात स्थिति में घावों की स्थिति है। घाव की देखभाल प्रदान करना महत्वपूर्ण है। अब हम इस प्रक्रिया के बारे में अगले खंड अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 11.4 खुले घावों की देखभाल हेतु प्रक्रिया। जब कोई चोट होती है तब घाव बन जाता है। इस तरह की घटना में हमें तुरंत घाव के प्रकार की पहचान करने और फिर घाव की देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इस खंड में हम घाव की देखभाल के लिए प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। अपेक्षित सामग्री। अपेक्षित सामग्री निम्नानुसार है। एक वयस्क वॉलंटियर जो पीड़ित का अभिनय करें। 2, मामला परिदृश्य जहां इन सामग्रियों का उपयोग अपेक्षित है, जैसे भारी रक्तस्राव के साथ अंगों पर चोट, कटाव, खुला घाव। 3, प्राथमिक चिकित्सा पेटी। 4, आवश्यक मानक सामग्री में ड्रेसिंग, त्रिकोणीय या रोलर पट्टियां, कैंची, सेफ्टी पिन, चिपकने वाला टेप, एंटीसेप्टिक लोशन, रुई, डिस्पोजेबल हाथ के दस्ताने, बेकार बैग, आवश्यकतानुसार टूर्निकेट, बटा बाइंडर, साबुन तथा पानी की आपूर्ति, प्लास्टिक बैग, रिंग पैड आदि अपेक्षित हैं। तात्कालिक सामग्री के साथ आशुरचना कर प्राथमिक चिकित्सा देने पर इस खंड की इकाई 6 में की गई चर्चा के अनुसार तात्कालिक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। अपघर्षण, खरोंच की देखभाल हेतु प्रक्रिया के चरण। चरण 1, हाथों को धो लें। कौशल: यह पार संदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। चरण 2, पीड़ित या वॉलंटियर को बिठाएं या लिटाएं। चरण 3,
यदि उपलब्ध हो तो दस्ताने पहन लें। कौशल। इस खंड की इकाई 9 में दस्ताने पहनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। चरण 4 घाव के प्रकार पर ध्यान दें। अपघर्षण खरोंच की पहचान करें। कौशल। अपघर्षण सतही होते हैं, परंतु अन्य घावों में अधिक रक्तस्राव होता है और गहरे होते हैं। अलग अलग घावों के अनुसार देखभाल अलग अलग होती है। चरण 5 कौशल। उबला हुआ पानी झाग बनाने के लिए अच्छा है और इसमें एंटीसेप्टिक प्रभाव होता है। आप अंग को बहते हुए पानी के नीचे भी रख सकते हैं। चरण 6 किसी भी गिट्टी या अन्य बाह्य पदार्थ को हटा दें। कौशल। यह दस्ताने पहने हुए हाथ से किया जाना चाहिए। गिट्टी या बाह्य पदार्थ को बहते हुए पानी के नीचे धोकर या चिमटी की एक जोड़ी, जो भी आसान हो, से हटाया जा सकता है। चरण 7 घाव को एंटीसेप्टिक लोशन अर्थात डेटॉल या सेवलोन से धोएं। कौशल। एंटीसेप्टिक विलयन घाव के संक्रमण को रोकने में सहायता करता है। चरण 8 ड्रेसिंग या जीवाणुरहित गॉज सामग्री की सहायता से घाव को सुखाएं। कौशल। यह घाव से अतिरिक्त नमी को हटाने में सहायता करता है। चरण 9 अपनी प्राथमिक चिकित्सा पेटी में उपलब्ध बेटाडाइन विलयन या बेटाडाइन मरहम या पेट्रोलियम जेल या कोई अन्य मरहम लगाएं। कौशल। जैसा कि यह सतही घाव है, यह अपने आप ठीक हो जाएगा। चरण 10 घाव को खुला छोड़ दें। चरण 11 पीड़ित की निगरानी करते रहें। मामूली कटाव बटा घाव हेतु प्रक्रिया के चरण। चरण 1 चरण 2 पीछे दिए गए चरण 1 से चरण 9 तक उपर्युक्त चरणों को दोहराएं। साफ ड्रेसिंग को लगाएं और बैंडेज या चिपकने वाली टेप के साथ कसकर बांधें। कौशल। यह घाव को ढकने में सहायता करता है और घाव को तेजी से ठीक करता है। चरण 3 घाव की जांच करते रहें। कौशल। अधिक रक्तस्राव, दर्द की शिकायत, बुखार, संक्रमण आदि के लिए सतर्क रहें। दिन में कम से कम एक बार ड्रेसिंग बदलें। चरण 4 यदि आवश्यकता हो तो चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। कौशल। पीड़ित को टीटी इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है यदि पिछले 5 महीने से नलिया हो तो। उत्कीर्ण घाव, विदीर्ण घाव तथा प्रकीर्ण घाव, गनशॉट घाव की देखभाल हेतु प्रक्रिया के चरण। चरण 1 हाथों को धो लें और दस्ताने पहन लें। कौशल। यह पार संदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। चरण 2 पीड़ित या वॉलंटियर को बिठाएं या लिटाएं। कौशल। ऐसे गहरे कटाव पेट में चोट लगने पर, यदि घाव या कटाव लंबवत तरीके से हो तो पीड़ित को आधे बैठने की स्थिति में बैठने के लिए कहें और ऐसी चोटें जो क्षैतिज हों, पीड़ित को लेटने के लिए कहें। चरण 3 पीड़ित का आकलन खंड 11(3) में दिए हुए प्रवाह आरेख के अनुसार करें। घायल रक्तस्राव वाले हिस्से को सावधानी से और जितना संभव हो उतना कम हिलाए दुलाएं। कौशल। अधिक चोट और रक्तस्राव से बचने के लिए घायल हिस्से को सावधानी से संभालें। चरण 4 यदि रक्तस्राव होता है तो रक्तस्राव को रोकने के लिए सावधानी पूर्वक गौज के टुकड़े या गौज पैड या ड्रेसिंग सामग्री की सहायता से दबाव डालें। कौशल। इस खंड की इकाई 10 में रक्तस्राव के नियंत्रण पर चर्चा की गई है। यदि गौज पैड या ड्रेसिंग रक्त से लथपथ हो जाती है तो पुरानी ड्रेसिंग या गौज पैड पर नई ड्रेसिंग या गौज पैड लगाएं। चरण 5 चित्र 11.14 रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव डालना। घाव पर लगातार दबाव बनाए रखने के लिए घायल हिस्से को हृदय के स्तर से ऊपर उठाएं और सहारा दें। आप रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए दबाव ड्रेसिंग और अंग को कसकर बैंडेज लगा सकते हैं। कौशल। यदि आपको अग्रांग को ऊंचा उठाना है तो आप भाग को ड्रेसिंग कर सकते हैं और इसे स्लिंग में रख सकते हैं। चरण 6 यदि रक्तस्राव बंद हो जाता है
तो घाव की जांच करें और मामूली कटाव की स्थिति में ऊपर दिए अनुसार घाव की देखभाल के लिए प्रक्रिया को दोहराएं। कौशल। क्षेत्र की जांच करें। घाव से चिपके किसी भी रक्त के थक्के को न निकालें। घाव को संभालने में सावधानी बरतें। चरण 7, यदि रक्तस्राव गंभीर है तो टूर्निकेट का उपयोग करें और पीड़ित को अस्पताल पहुंचाएं। कौशल। इस खंड की इकाई 3 में की गई चर्चा के अनुसार यदि आवश्यक हो तो टूर्निकेट लगाएं। चरण 8, सदमे के लक्षण हेतु जांच करें। कौशल। इस कार्यक्रम के व्यावहारिक पाठ्यक्रम के खंड 2 की इकाई 13 में सदमे पर चर्चा की गई है। चरण 9, यदि घाव गहरा और बड़ा है और बाह्य पदार्थ घाव में है और संक्रमित भी है तो चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। अलगाव। घाव की देखभाल हेतु प्रक्रिया के चरण। चरण 1, हाथों को धो लें और दस्ताने पहन लें। कौशल। यह पार संदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। चरण 2, पीड़ित या वॉलंटियर को बिठाएं या लिटाएं। कौशल। अधिक चोट से बचने के लिए यह आवश्यक है। चरण 3, खंड 11 3 में दिए अनुसार पीड़ित का आकलन करें। घायल रक्तस्राव वाले हिस्से को सावधानी से और जितना संभव हो उतना कम संभालें। एम्बुलेंस को बुलाएं। चरण 4, रक्तस्राव को रोकने के लिए गौज के टुकड़े या गौज पैड या ड्रेसिंग सामग्री की सहायता से प्रभावित क्षेत्र पर दबाव डालें। आप रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए दबाव ड्रेसिंग और अंग को कसकर बैंडेज लगा सकते हैं। चरण 5, घायल हिस्से को हृदय के स्तर से ऊपर उठाएं और सहारा दें। आप प्रभावित क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए स्लिंग का उपयोग भी कर सकते हैं। चरण 6, यदि रक्तस्राव बंद हो जाता है तो साबुन और पानी से धोकर घाव की देखभाल करें और एंटीसेप्टिक लोशन मरहम लगाएं और ड्रेसिंग लगाएं। यदि रक्तस्राव गंभीर है तो टूर्निकेट का उपयोग करें। सदमे के लिए भी जांच करें। कौशल। इस खंड की इकाई 3 में की गई चर्चा के अनुसार यदि बहुत आवश्यक हो तो टूर्निकेट लगाएं। चरण 7, यदि अंग का कोई हिस्सा कट गया है तो कटे हुए हिस्से को उठाएं और उसे रखें। उसके बाद कटे हुए हिस्से को पानी से धोएं। किसी भी गंदगी को हटाने के लिए कटे हुए हिस्से को प्लास्टिक बैग में रखें, साफ और सुरक्षित रखने के लिए, तथा इस प्लास्टिक बैग को बर्फ से भरे कंटेनर प्लास्टिक बैग में रखें, ऊतक को ठंडा रखने और संरक्षित करने के लिए। चरण 8, पीड़ित को तुरंत अस्पताल ले जाएं या स्थानांतरित करें। अंतर्वेधी घाव की देखभाल हेतु प्रक्रिया के चरण। चरण 1, हाथों को धो लें और दस्ताने पहन लें। चरण 2, पीड़ित या वॉलंटियर को बिठाएं या लिटाएं। खंड 11.3 में दिए अनुसार पीड़ित का आकलन करें और एम्बुलेंस बुलाएं। कौशल। शरीर के ऊपरी हिस्से जैसे आंख, गर्दन के अंतर्वेधी घाव के लिए व्यक्ति को बैठाना चाहिए। सीने के घावों के लिए पीड़ित को आधे बैठने की स्थिति में रखा जाना चाहिए और पेट के घावों या शरीर के निचले हिस्से के घावों के लिए पीड़ित की देखभाल करते समय उसे लिटा दिया जाना चाहिए। यदि बंदूक की गोली शरीर के दोनों हिस्सों को बेधकर बाहर निकल गई है तो। चरण 3, 1, इस खंड की पिछली इकाई में की गई चर्चा के अनुसार सीधा दबाव डालकर हृदय के स्तर से अंग को ऊपर उठाकर और टूर्निकेट लगाकर रक्तस्राव को नियंत्रित करें। 2, जीवाणुरहित ड्रेसिंग से प्रवेश और निकास बिंदु के दोनों घावों को ढक दें और उन्हें बैंडेज या चिपकने वाली टेप के साथ एक स्थान पर स्थिर कर दें। चरण 4, यदि अंतर्वेधी वस्तु एक रॉड, छड़ी या इसी प्रकार की कोई वस्तु है तो। जैसा कि इस खंड की इकाई 3 में चर्चा की गई है, प्रवेश बिंदु पर रिंग पैड रखें या अगर प्रवेश और निकास बिंदु मौजूद हैं तो प्रवेश और निकास बिंदु पर रिंग पैड को रखें ताकि वस्तु स्थित हो सके। रिंग पैड को सुरक्षित करने के लिए बैंडेज करें। चरण 5, 1, यदि बंदूक की गोली की तरह बेधने वाली वस्तु सीने में है
तो वह खुला घाव बन जाती है। तब आप 2 घाव को मजबूत वायुरोधक ड्रेसिंग या पॉलीथीन से ढक दें। 3 ओर से ड्रेसिंग को सुरक्षित रखें और एक ओर से मुक्त अप्रयुक्त खुला छोड़ दें। ऐसा करने से सीने में फंसी हुई हवा को निकलने देना और हवा को सीने की गुहा में प्रवेश करने पर रोक लगती है। चरण 6 यदि चाकू जैसी बेधने वाली वस्तु पेट में है तब 1 वस्तु के चारों ओर रिंग पैड रखें। 2 रिंग पैड के ऊपर ड्रेसिंग रखें। 3 पेट की भित्ति पर ड्रेसिंग के साथ इन दोनों को स्थिर करें। रिंग पैड रखें। रिंग पैड को ड्रेसिंग से ढके। पेट को पट्टी से बैंडेज करें। कौशल यदि पेट की चोट बड़ी है और पेट से अंग बाहर आ रहे हैं तो पेट की गुहा में पेट की सामग्री को वापस डालने का प्रयास न करें। यही चरण सीने में चाकू, पेंसिल, रॉड आदि के कारण अंतर्वेधी चोटों के लिए भी दोहराए जाते हैं। चरण 7 सदमे के लक्षण हेतु जांच करें। कौशल इस कार्यक्रम के व्यावहारिक पाठ्यक्रम के खंड 2 की इकाई 13 में सदमे पर चर्चा की गई है। चरण 8 पीड़ित को तुरंत अस्पताल ले जाएं। इस प्रकार इस खंड में हमने खुले घाव की प्राथमिक चिकित्सा देखभाल पर चर्चा की। प्रत्येक घाव या चोट के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के चरणों को समझना महत्वपूर्ण है। अगले खंड में हम बंद घाव की देखभाल के लिए प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। 11.5 बंद घावों की देखभाल हेतु प्रक्रिया। इस खंड में हम बंद घाव की स्थिति में घाव की देखभाल के लिए प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। हम खंड 11.2 में बंद घाव की पहचान और आकलन पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ हम विभिन्न प्रकार के बंद घावों की देखभाल के बारे में अध्ययन करेंगे। अपेक्षित सामग्री। अपेक्षित सामग्री निम्नानुसार हैं। एक वयस्क वॉलंटियर जो पीड़ित का अभिनय करें। 2 मामला परिदृश्य जहां इन सामग्रियों का उपयोग अपेक्षित है, चोटों के साथ, अंगों पर चोट के साथ नील पड़ने, रक्तगुल्म या कुचलन होना। प्राथमिक चिकित्सा पेटी। 3 आवश्यक मानक सामग्री में ड्रेसिंग, त्रिकोणीय या रोलर पट्टियां, कंची, सेफ्टी पिन, चिपकने वाला टेप, एंटीसेप्टिक लोशन, रुई, डिस्पोजेबल हाथ के दस्ताने, अपशिष्ट थैली, आवश्यकतानुसार टूर्निकेट, बटा बाइंडर, साबुन तथा पानी की आपूर्ति, आइस पैक आदि अपेक्षित हैं। 4 तात्कालिक सामग्री और आशुरचना के साथ प्राथमिक चिकित्सा पर इस खंड की इकाई 6 में की गई चर्चा के अनुसार तात्कालिक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। नील पड़ने, रक्तगुल्म की देखभाल हेतु प्रक्रिया के चरण। चरण 1 हाथों को धो लें। कौशल यह पार संदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। चरण 2। चरण 3 पीड़ित या वॉलंटियर को बिठाए या लिटाए। खंड 11.3 में दिए अनुसार पीड़ित का आकलन करें। चरण 4 घायल हिस्से को आरामदायक स्थिति में ऊपर उठाएं। एक तौलिए या कपड़े जो कम से कम 10 मिनट के लिए ठंडे पानी से गीला किया गया हो में लपेटे हुए आइस पैक का उपयोग करके प्रभावित क्षेत्र पर मजबूत दबाव डालें। कौशल इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक करें। चोट के बाद आवश्यकतानुसार 1 या 2 दिन इस प्रक्रिया को दिन में कई बार दोहराएं। आंख के बैंडेज से आंख पर रिंग पैड और बैंडेज को सुरक्षित करना। चरण 5 क्षेत्र की सावधानी से संभाल करें और आराम दें। याद रखें, आप दर्द को कम करने के लिए पैरासिटामोल दे सकते हैं। यदि नील पड़ने के क्षेत्र में दर्दनाक सूजन है, 3 दिनों से अधिक समय तक दर्द रहता है, धड़, पीठ या चेहरे पर नए नील दिखाई देते हैं, आपकी नाक या मसूड़ों से या मूत्र या मल में या कहीं और से भी असामान्य रक्तस्राव होता है या सदमे के लक्षण विकसित होते हैं तो चिकित्सा सहायता लें। चरण 6 इस चोट पर क्रेप बैंडेज बांधें। चरण 7 निगरानी करें और प्रक्रिया को दोहराएं। चरण 8 चिकित्सा सहायता आवश्यकतानुसार प्राप्त करें।
कुचलन वाली चोटों क्रश चोट के देखभाल हेतु प्रक्रिया के चरण। चरण 1, हाथों को धो लें। कौशल, यह पार संदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। चरण 2, पीड़ित के समीप जाएं। खंड 11, 3 में दिए अनुसार आकलन करें। चरण 3, यदि संभव हो तो फंसे हुए अंग को दबाव से निकाल लें। आमतौर पर यह कुचलने की चोट होने के 1 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। कौशल, कुचलने की चोट में शरीर के क्षेत्र में रक्त परिसंचरण बाधित हो जाता है क्योंकि प्रेरक वस्तु रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देती है और रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है। इससे प्रभावित हिस्से में विषाक्त पदार्थों का विकास होता है। अगर वायुमार्ग या सांस लेने में बाधा डाल रहा है तो दबाव तुरंत हटाया जाना चाहिए, पर अन्य स्थितियों में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि दबाव को 1 घंटे के बाद हटाया है तब दबाव हटाने के कारण मानव शरीर में विषाक्त पदार्थों में अचानक वृद्धि हो सकते हैं जो किडनी को प्रभावित कर सकते हैं और सदमा पैदा कर सकते हैं। इसलिए कुचले हुए अंग पर दबाव को घटना के 1 घंटे के भीतर तुरंत हटा देना चाहिए। चरण 4, बिना किसी हरकत के भाग को आराम दें। कौशल, यदि संभव हो तो अंग को गीले कपड़े से ढक दें। चरण 5, दबाव से बाहरी बटा बाह्य रक्तस्राव को नियंत्रित करें। यदि आवश्यकता हो तो अंग को ऊपर उठाएं। चरण 6, सदमे हेतु जांच करें। सिद्धांत ब्लॉक 3 की इकाई 5 और इस पाठ्यक्रम के ब्लॉक 2 में चर्चा की गई है। चरण 7, खरोंच बटा मामूली कटाव की प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया के कुचलने वाली चोट का उपचार करें। चरण 8, बड़े कुचलने वाली चोट के लिए प्राथमिक उपचार प्रदान करें जैसा कि बड़े उत्कीर्ण बटा विर्दिन प्रकीर्ण घाव में किया जाता है। चरण 9, निगरानी करें और तुरंत स्थानांतरित करें। इस प्रकार इस खंड में हमने बंद घावों और उनके प्राथमिक चिकित्सा प्रबंधन के बारे में चर्चा की। अगले खंड में हम ड्रेसिंग करना, इसके उद्देश्यों और घाव को ड्रेसिंग करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। 11.6 ड्रेसिंग करने हेतु प्रक्रिया। यह खंड ड्रेसिंग के लिए प्रक्रिया पर चर्चा करता है। इसका उपयोग घाव पर चिपकने वाली ड्रेसिंग या बैंडेज के अनुप्रयोग के साथ किया जाता है ताकि प्रभावित क्षेत्र पर ड्रेसिंग को सुरक्षित किया जा सके। परिभाषा: यह एक घाव पर रखा गया सुरक्षा कवच है। ड्रेसिंग के प्रकार: विभिन्न प्रकार की ड्रेसिंग निम्नानुसार हैं। 1. चिपकने वाली ड्रेसिंग। इसमें ड्रेसिंग को एक स्थान पर रखने के लिए अवशोषी गॉज चिपकने वाली सामग्री का एक पैड होता है। इसका उपयोग मामूली कटाव और खरोंच के लिए किया जाता है। इसमें चिपकने वाला कोई पदार्थ नहीं होता है और इसे टेप या बैंडेज द्वारा सुरक्षित किया जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। रेडीमेड ड्रेसिंग है। इसमें पैड या कॉटन वूल द्वारा कवर किए गए गॉज की कई परतें होती हैं। ड्रेसिंग को एक सुरक्षा कवर में संलग्न और सील किया जाता है। गॉज ड्रेसिंग है। इसमें बड़े घावों को ढकने के लिए गॉज की कई परतें होती हैं। यह बहुत अधिक अवशोषी और नरम होता है। चित्र 11.22। तात्कालिक ड्रेसिंग है। उद्देश्य: यह आपातस्थिति के समय उपलब्ध सामग्री से बना होता है। इस खंड की इकाई 6 में इसकी चर्चा की गई है। ड्रेसिंग के विभिन्न उद्देश्य निम्नानुसार हैं। 1. घाव को ढकने के लिए। 2. दबाव डालकर रक्तस्राव नियंत्रित करने के लिए। 3. रिसाव को अवशोषित करके शीघ्र ठीक करने को बढ़ावा देने के लिए। 4. घायल क्षेत्र को सहारा देने के लिए। 5. घाव को और अधिक चोट लगने से बचाने के लिए। 6. घाव के संक्रमण को रोकने के लिए। अपेक्षित सामग्री। अपेक्षित सामग्री निम्नानुसार हैं। 1. एक वयस्क वॉलंटियर जो पीड़ित का अभिनय करें।
2. मामला परिदृश्य जहां इन सामग्रियों का उपयोग अपेक्षित है, जैसे अंगों पर चोट। 3. प्राथमिक चिकित्सा पेटी। 4. आवश्यक मानक सामग्री में ड्रेसिंग, त्रिकोणीय या रोलर पट्टियां, कैंची, सेफ्टी पिन, चिपकने वाला टेप, एंटीसेप्टिक लोशन, रुई, डिस्पोजेबल हाथ के दस्ताने, बेकार बैग, आवश्यकतानुसार टूर्निकेट, बाइंडर, साबुन तथा पानी की आपूर्ति, प्लास्टिक बैग, रिंग पैड आदि अपेक्षित हैं। तात्कालिक सामग्री से आशुरचना के साथ प्राथमिक चिकित्सा पर इस खंड की इकाई 6 में की गई चर्चा के अनुसार तात्कालिक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। प्रक्रिया के चरण। चरण 1, हाथों को धो लें। कौशलः यह पार संदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। चरण 2, पीड़ित या वॉलंटियर को बिठाएं या लिटाएं। चरण 3, उपलब्ध हो तो दस्ताने पहन लें। कौशलः दस्ताने पहनने की प्रक्रिया पर इस खंड की इकाई 9 में चर्चा की गई है। चरण 4, खंड 11.3 में दिए अनुसार पीड़ित का आकलन करें। घाव के प्रकार का आकलन और पहचान करें। कौशल यह घाव के आकार के अनुसार ड्रेसिंग तैयार करने के लिए घाव का निरीक्षण करने में सहायता करता है कि यह बड़ा है या छोटा। चरण 5, चोट को उबले पानी और साबुन से धोए। चरण 6, किसी भी गिट्टी या बाह्य पदार्थ को निकाल दें। चरण 7, घाव को एंटीसेप्टिक लोशन अर्थात डेटॉल या सेवलोन से धोएं। चरण 8, ड्रेसिंग या जीवाणुरहित गॉज सामग्री की सहायता से घाव को सुखाएं। चरण 9, यदि घाव छोटा है, जैसे खरोंच या मामूली कटाव, तो आप बैंडेड भांति चिपकने वाली ड्रेसिंग का निम्नानुसार प्रयोग कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा पेटी से बैंडेड निकालें। बाहरी आवरण को खींचकर खोलें। ड्रेसिंग के अंदरूनी हिस्से को कवर करने वाली सुरक्षात्मक ड्रेसिंग को उतारें। ड्रेसिंग को घाव की ओर रखें और इसे घाव के ऊपर दबाएं ताकि चिपकने वाला हिस्सा किनारों से चिपक जाए और घाव को ढक दे। चरण 10, यदि घाव बड़ा है तो निम्नानुसार गॉज ड्रेसिंग या रेडीमेड ड्रेसिंग लगाएं। दस्ताने पहने हाथों से गॉज की संभाल करें। निकासी को अवशोषित करने के लिए जीवाणुरहित गॉज को लगाएं और रुई के पर्याप्त पैड के साथ इसे कवर करें और तेज दबाव डालकर रक्तस्राव को रोकें। ड्रेसिंग या चिपकने वाली टेप के साथ एक स्थिति में मजबूती से पैड को सुरक्षित करें। यदि बैंडेज का उपयोग किया जाता है तो बैंडेज के छोर को बांधकर या सेफ्टी पिन के साथ स्थिर करें। तत्कालिक उपयोग। चरण 11, यदि कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो तात्कालिक ड्रेसिंग का उपयोग निम्नानुसार किया जा सकता है। कोनों से सामग्री को पकड़े, इसे अपनी आवश्यकता के आकार के अनुसार दोबारा मोड़े ताकि आंतरिक क्षेत्र, अन्नावृत सतह बाहर की ओर आ जाए। इसे किनारों से पकड़े और घाव पर रखें। उस समय पर जो भी सामग्री जैसे मुड़ा हुआ दुपट्टा उपलब्ध हो उसका उपयोग करके एक स्थिति में इसे सुरक्षित करें। चरण 12, दबाव से रक्तस्राव को नियंत्रित करें। यदि आवश्यकता हो तो अंग को ऊपर उठाएं। चरण 13, सदमे हेतु जांच करें। चरण 14, निगरानी करें और तुरंत स्थानांतरित करें। सुरक्षा और सावधानियां। ड्रेसिंग का उपयोग करते समय निम्नलिखित विभिन्न सुरक्षा सावधानियों पर विचार किया जाना चाहिए। ड्रेसिंग की संभाल करने से पहले हमेशा दस्ताने पहनें या अच्छी तरह से हाथ धोएं। ड्रेसिंग के आंतरिक भाग को स्पर्श न करें। ड्रेसिंग के ऊपर बात न करें या नहीं खांसे। ड्रेसिंग को कसने के लिए अन्य ड्रेसिंग या रुई के पैड के साथ कवर किया जाना चाहिए। हमेशा बैंडेज या टेप के साथ सुरक्षित करें। घाव पर लगी ड्रेसिंग को न हटाएं। जो हटाया जा सकता है उसे हटा या काट दें और चिपके हुए हिस्से को घाव से चिपका रहने दें। यह ऐसी सामग्री से बना होना चाहिए जो छिद्रयुक्त हो और पसीने का स्राव और रिसाव होने देता हो। ड्रेसिंग को हमेशा घाव के ऊपर रखें। इसे साइड से न खिसकाएं।
यदि पुरानी ड्रेसिंग सुरक्षित करने से पहले घाव से फिसल जाती है तो उसे हटा दें और नई ड्रेसिंग रखें। चिपकने वाली ड्रेसिंग के लिए देखें कि घाव के आसपास की त्वचा साफ और सूखी हो ताकि यह त्वचा पर आसानी से चिपक सके। पट्टी बदलते समय पुरानी ड्रेसिंग को हटा दें जब तक आप घाव के संपर्क से बचने के लिए हाथ धोने के बाद नई ड्रेसिंग करने के लिए तैयार न हो। इस प्रकार इस खंड में हमने ड्रेसिंग के उपयोग और इसकी प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। 11.7 सारांश। इस प्रकार इस व्यावहारिक इकाई में हमने घाव की देखभाल के बारे में अध्ययन किया। हमने यह भी अध्ययन किया कि खुले और बंद घावों सहित विभिन्न प्रकार के घावों की देखभाल कैसे करें। इसके अतिरिक्त हमने ड्रेसिंग के लिए प्रक्रिया और इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक विभिन्न सुरक्षा और सावधानियों के बारे में अध्ययन किया। इसके साथ हम व्यावहारिक पाठ्यक्रम के इस खंड की समाप्ति में आते हैं। अगले खंड में हम चोटों, जलन, बाह्य पदार्थों, दौरे पड़ना, बेहोशी, सीने में दर्द, अस्थमा, उच्च और निम्न ब्लड शुगर, डूबना और विषाक्तता, गर्मी और ठंड की स्थिति, काटने और डंक मारना, ऊंचाई के कारण होने वाली अस्वस्थता तथा एलर्जी और सदमे के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।